नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था आपका भारत के संवैधानिक स्रोत। भारत के संवैधानिक स्रोत में हमने जो है जिस किस किस देशों से भारत के संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि रूस से लिया गया था आपका क्या, रूस से लिए गए थे आपके मौलिक कर्तव्य। यूएसए से लिए गए आपके यूएसए से लिए गए आपके मौलिक अधिकार, और आपका दक्षिण अफ्रीका से लिए थे हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ब्रिटेन से काफ़ी आर्टिकल लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो भाग लिया गया था भारत के संवैधानिक स्रोत में वो हमारा लिया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के 35 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास लिए गए थे। ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? जल्दी से लाइव हो जाएं। फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप। श्लोक ठाकुर, प्रीतिपाल, काजल जैन, मोहम्मद सिराज, लॉग स्टॉक फॉर यू, धीरेन्द्र जैन। गुड मॉर्निंग भैया, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। वरदान, नमस्ते भैया। रुचिकर, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हैं नागरिकता पढ़ने वाले हैं, लेकिन नागरिकता से पहले कुछ आप जानते हैं कि नागरिकता में जो है भाग 2, नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। लेकिन जो इससे पहले के आपके 4 अनुच्छेद हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा, जो आपके संघ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन दिया गया है उनमें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लाइव आ गए हैं सभी लोग, स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम नागरिकता से पहले जो शुरू के जो 4 अनुच्छेद हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। उसमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 4 अनुच्छेद हैं, इसलिए मैंने जो है उसको अलग से कोई चैप्टर नहीं बनाया है, वो उसी में मैं आपका बता देता हूँ। आपका इसमें जो आपका अनुच्छेद 1, भाग 1 और अनुसूची 1, इन तीनों में जो सबसे पहला है पार्ट 1 आता है, उसमें आता है आपका अनुच्छेद 1 के तहत संघ,
राज्य व उसके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अनुच्छेद 1 में भारत या संघ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और 28 राज्य तथा भारत या संघ। ठीक है, तो उनका वर्णन किया गया है किसमें? अनुच्छेद 1 में। ये आपका अनुसूची 1 में भी यही लिखा हुआ है, भाग 1 में भी यही है और अनुच्छेद 1 में भी है। संघ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ओके, श्लोक ठाकुर, शिवम, गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में क्या है? यदि भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, यदि भारत किसी अन्य देश या उसके क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 2 में। यदि भारत किसी अन्य देश का कोई क्षेत्र भारत में शामिल करता है, किसी अन्य देश का कोई भी क्षेत्र जो है भारत में शामिल होता है, तो वो आपका अनुच्छेद 2 के तहत आता है। यदि भारत किसी अन्य देश या उसके क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, अधिग्रहण का मतलब है भारत में सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी भी देश का कोई भी क्षेत्र या पूरा देश भारत में शामिल होता है, तो उसका वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है यदि भारत अपने किसी राज्य या क्षेत्र का नाम परिवर्तन करता है या उसको किसी राज्य का विभाजन करके किसी नए राज्य का गठन करता है, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है। यदि भारत किसी राज्य का गठन या नाम परिवर्तन या राज्य का विभाजन करता है, तो उसका वर्णन आपका अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। यानी कि जो किसी नए राज्य के नाम में चेंज करना हो या किसी नए राज्य का गठन करना हो या किसी राज्य का विभाजन करना हो, तो उसका वर्णन आपका अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत उसका विभाजन किया जाएगा या नए राज्य का गठन किया जाएगा भारत के ही अंतर्गत। ओके, राहुल पाल, गुड मॉर्निंग। बादल श्लोक ठाकुर, गुड मॉर्निंग भैया। म्यूजिक हेयर, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, लॉग स्टॉक फॉर यू। आर्टिकल 4 जी, ठीक है। अनुच्छेद 4 के बारे में बात करते हैं।
अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो भारतीय संविधान में जो किसी क्षेत्र का, किसी देश के जो क्षेत्र का या किसी देश का अधिग्रहण करना है, या भारत के किसी राज्य के नाम का गठन करना है, या नाम में परिवर्तन करना है, या विभाजन करना है, या नए राज्य का गठन करना है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 2 और 3 की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 की प्रक्रिया संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगी, यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं की जाएगी। वो जो आपकी जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ही की जाएगी, न कि अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन का मैंने कल बताया था आपको, अनुच्छेद 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। ये जो प्रक्रिया है ऊपर की, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रक्रिया हुई है, जो कार्य किया गया है, वो आपका संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। वो सिर्फ आपका अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? रीता शर्मा, गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ तक अनुच्छेद 4 तक क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 1 में संघ, राज्य और उसके केंद्र प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में यदि भारत किसी अन्य देश या उसके क्षेत्र का अधिग्रहण करता है या भारत में मिलाता है या सम्मिलित करता है तो उसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। वो सारी प्रक्रिया किसके तहत की जाएगी? अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। यदि भारत किसी देश या उसके क्षेत्र का अधिग्रहण करता है या उसे अपने में मिलाता है तो ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 3 में है, यदि भारत किसी नए राज्य का गठन करता है या उसके नाम में परिवर्तन करता है या किसी राज्य का विभाजन करता है, विभाजन करके नए राज्य का गठन किया जाता है, तो यह सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी। ये जो दोनों प्रक्रिया हैं अनुच्छेद 2 और 3 के, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया की गई है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगी। उसको जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ही माना जाएगा, न कि संविधान संशोधन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सभी का? अनिकांत, गुड मॉर्निंग जी। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है यहां तक की जो प्रक्रिया हुई वो आपके संविधान संशोधन के तहत नहीं मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस में 2 जजमेंट आए, एक 1960 में, एक 1969 में। इसको साफ कर देता हूं मैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। फिर उसके बारे में बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट आई थी इन्हीं को लेकर। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक निर्णय दिया 1960 में। उसमें कहा गया यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देता है, यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देता है तो उसके तहत जो प्रक्रिया की जाएगी वो आपकी संविधान संशोधन के तहत आएगी। यानी कि उसके लिए आपको बिल पास कराना होगा, 2/3 बहुमत से संसद में बिल पास कराना होगा, तभी आप अपने किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। आ गया समझ में? यानी कि यदि किसी देश को
यदि किसी देश को भारत का कोई हिस्सा या क्षेत्र देना है तो संविधान संशोधन के तहत ही दिया जाएगा। और उसके लिए आपको संसद में 2/3 बहुमत से बिल पास कराना होगा। उसके बाद जो है आप किसी क्षेत्र को दे सकते हैं किसी अन्य देश को। ये भारतीय संविधान जो है आपका 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? नितिन पाल गुड मॉर्निंग, कृष्ण बालियान गुड मॉर्निंग। ओके, एक और जजमेंट आया आपका फिर सुप्रीम कोर्ट का ही 1969 में। 1969 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, यदि भारत का कोई सीमा विवाद है, यदि भारत का किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा विवाद है और उसे सुलझाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो है कार्यपालिका उसको हल कर सकती है। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीमा विवाद को कार्यपालिका द्वारा सुलझाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई सीमा को लेकर विवाद है, भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ कोई सीमा संबंधी विवाद है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। उसके लिए कार्यपालिका ही उसे हल कर सकती है, जैसा कि बांग्लादेश के साथ किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश को भारत ने सीमा संबंधी विवाद में ही 111 गांव दिए थे और 51 गांव बांग्लादेश से भारत में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये कार्यपालिका द्वारा की जाएगी। ओके, कार्यपालिका इसको कर सकती है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? मोहम्मद सिराज, अनुच्छेद 368। जी हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत यदि भारत किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा अनुच्छेद 368 के तहत, तभी हम उसको दे सकते हैं। जबकि लेने में नहीं है, ये सिर्फ देने के लिए है। अगर किसी देश को अपना कोई हिस्सा देना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, 368 के तहत। यदि किसी देश से कोई हिस्सा लेना है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। ओके, यहां तक सबका क्लियर हो गया? ठीक है, नागरिकता स्टार्ट करूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका भी। ये दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए थे 1960 में और 1969 में, क्षेत्र को लेने देने के लिए जो है। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है आपका, इसलिए जो है इसमें कोई ज़्यादा टाइम मैंने लगाया नहीं। अब नागरिकता पढ़ते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर। नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो कौन से भाग में किया गया है और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, या कौन से अनुच्छेद कहां से कहां तक है? नागरिकता का जो वर्णन है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? बांग्लादेश को 111। जी, 5 से 11। धीरेन्द्र जैन, लॉग स्टॉक पार्टियों, भाग 2। नागरिकता का जो वर्णन किया गया है भाग 2
और अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भाग 2 और आपके आर्टिकल हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, इसी के तहत जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्लियर है? श्लोक ठाकुर 5 से 11 भाग 2, शिवम 5 से 11, हनी भाग 2 5 से 11, रीता शर्मा 5 से 11। जी हाँ, ओके। तो नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो आपका भाग 2 और 5 से 11 तक किया गया है। किस देश से लिया गया है नागरिकता का प्रावधान? नागरिकता का जो प्रावधान है भारत में किस देश से लिया गया है? वरदान, कौन सा क्वेश्चन था आपका? बांग्लादेश को 111 गांव दिए गया था जब हम, तो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं इसका? बांग्लादेश को 111 गांव दिए गए थे जो भारत की सीमा के अंतर्गत आ रहे थे, यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कुछ ये मान के चलो कि इस टाइप में हो रही होगी शायद। ठीक है, तो उसको सीधी करने के लिए जो गांव बांग्लादेश के भारत में आ रहे थे, ठीक है, वे तो भारत में रह गए, उनकी ज़मीनें व्यक्तियों को उधर ही ट्रांसफर कर दिया गया। जो भारत के बांग्लादेश में थे उनको इधर, तो भारत के तो 111 गांव पड़ रहे थे बांग्लादेश की सीमा के अंतर्गत, जो उस लाइन को सीधी, सीमा को सीधी करने के लिए। ठीक है, और बांग्लादेश के जो हमारी तरफ आ रहे थे वे 51 गांव थे, तो इसलिए जो है 51 गांव तो भारत ने रख लिए, 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए गए। व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, वहां के यहाँ पे आ गए और यहाँ के वहां चले गए। ओके, वरदान। इसमें संशोधन नहीं किया गया था, ये आपका मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1969 में एक जजमेंट आया आपका कि अगर सीमा संबंधी विवाद है तो उसको कार्यपालिका द्वारा हल किया जा सकता है, उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं किया गया था। ओके, राहुल पाल ब्रिटेन, लॉकस्टॉक ब्रिटेन। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, तो नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, और आपका इसका जो प्रावधान लिया गया है नागरिकता का ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि नागरिक किसे कहते हैं, नागरिकता क्या होती है? शिवम ब्रिटेन। ओके, देखिए नागरिकता किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मौलिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो और कुछ लोक नियोजन के अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे राजनीतिक, लोक नियोजन यानी कि नौकरी करने का, या व्यवसाय करने का, राजनीतिक अधिकार हो, लोक नियोजन अधिकार प्राप्त हों और कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हों। एक ऐसा व्यक्ति जिसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लोक नियोजन के अधिकार प्राप्त हों, ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हों और अपने देश से देश प्रेम की भावना रखता हो और उसके अंदर देश प्रेम की भावना हो, तो ऐसे देश प्रेम की भावना हो तो ऐसे व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है, यानी कि भारतीय नागरिक कहा जा सकता है। ओके, अब नागरिकता की जो सबसे पहले परिभाषा दी गई थी, नागरिकता की सबसे पहले परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई थी। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि नागरिकता जो है, नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सबसे पहले नागरिक या नागरिकता शब्द का प्रयोग किया था। ओके,
रीता, रीता शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं? नगदा का प्रावधान 16 देशों से लागू है। अस्तु, जी हाँ, रुचिकर। रीता शर्मा का आंसर नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, क्या लिखा है इन्होंने? अनिकांत सर, जमीन हाँ, वे जमीन बांग्लादेश के पास चली गई, बांग्लादेश की भारत के पास आ गई। छोटे छोटे गांव थे वे, 111 गांव हैं और 51 गांव जो भारत में आए हैं। हो सकता है ज़मीन बराबर हो, लेकिन गांव की जो संख्या है वो काउंट की गई थी, उसको बता रहा हूं मैं आपको। ओके, चल अब मुझे बताइए जल्दी से कि नागरिक जो है कितने प्रकार के होते हैं? नागरिक नागरिक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। नागरिकता का प्रावधान 16 से लागू है। प्रावधान 16 से लागू, यानी कि अनुच्छेद 16 से कहना चाह रहे हैं क्या? अनुच्छेद 5 से 11 तक। कृष्ण बालियान 3, मोहम्मद सिराज 5, श्लोक ठाकुर 3, नागरिक रुचि गर्ग 3 कौन कौन से होते हैं? विजय प्रजापति 3। नागरिक 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के नागरिक बता सकते हैं? नागरिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के बताया है आप सभी ने, ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं। शिवम सिंह 2, तो कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं? देखो, किसी भी देश में कोई व्यक्ति रहता हो तो वहां पे वो नागरिक होगा, या तो किसी देश का या दूसरे देश का, ठीक है। तो नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? आप सब ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं? 3 जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। रुचिकर 5 प्रकार के नागरिक होते हैं। 5 प्रकार के नागरिक कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के नागरिक, एक तो एनआरसी पर पता नहीं, अनिकांत, मोहम्मद सिराज 5 प्रकार की नागरिकता है। वो 5 प्रकार से दी जा सकती है नागरिकता। मैंने पूछा कि नागरिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नागरिक जैसे कि हम हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो कितने प्रकार के नागरिक? देखो, नागरिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इस तरफ देखो। अब नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भारतीय नागरिक, नंबर 2 विदेशी नागरिक। और तीसरा नागरिक कौन होता है? चौथा, 5वां नागरिक कौन हो सकता है? भारतीय नागरिक। एक तो जो उस देश का नागरिक है वो नागरिक होगा, एक जो दूसरे देश से आ रहा है वो नागरिक होगा, ठीक है। भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। तो नागरिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नागरिक 2 प्रकार के ही होते हैं। कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाना, कहीं पे भी चले जाना, वहां पे आपको 2 प्रकार के नागरिक दिखाई देंगे। एक जो उस देश के होंगे, एक जो दूसरे देश के आके रहे होंगे, यानी कि विदेशी नागरिक। नंबर 1 भारतीय नागरिक। भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 प्रकार के नागरिक पाए जाते हैं। नंबर 1 भारतीय नागरिक, नंबर 2 विदेशी नागरिक। अब इसके अलावा तीसरी प्रकार का कौन सा नागरिक होता है? वे नहीं होता। देखो, 2 प्रकार के ही नागरिक होते हैं। ओके, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, ठीक है। इसके बाद विदेशी नागरिक भी कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। विदेशी नागरिक कितने प्रकार के? किसी भी देश में विदेशी नागरिक, मान के चलो कि भारत में ही विदेशी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक भारत में कितने प्रकार के विदेशी नागरिक हैं?
देखो किसी भी देश में दो प्रकार के विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है, मित्र देश के नागरिक और शत्रु देश के नागरिक। मित्र देश के नागरिक और एक आएगा आपका शत्रु देश के नागरिक। विदेशी नागरिक भी किसी भी देश में दो प्रकार के होते हैं, एक जो जिन देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मित्र देश कहलाते हैं वे, जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे अमेरिका, रूस, या और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत के मित्र देश हैं, वो और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो है मित्र देश के विदेशी नागरिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके शत्रु देश हैं भारत के, जैसे कि पाकिस्तान, चीन को भी ले सकते हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये आपके विदेशी शत्रु नागरिक कहलाएंगे, ये आपके विदेशी मित्र नागरिक होंगे, इधर आपके जो है विदेशी शत्रु नागरिक कहलाएंगे। ओके, यूएसए एंड पाक, यूएसए तो कह सकते हैं निकांत, पाकिस्तान के नागरिकों को शत्रु देश के नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं हाल फिलहाल में भी, और पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं। ये सब चौरसिया, इंडियन एंड नॉन इंडियन, जी थैंक यू। ओके, यहां तक सबका क्लियर हो गया। नागरिक दो प्रकार के होते हैं, भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो जिन देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, तो उनको जो है आप मित्र देश के नागरिक कह सकते हैं, मित्र देश के विदेशी नागरिक कह सकते हैं। और एक ऐसे देश के नागरिक होते हैं जिन्हें हम ज़्यादा सुविधा नहीं देते, आप मौलिक अधिकार में पढ़ोगे, कुछ मौलिक अधिकार इन लोगों को प्राप्त नहीं है, इनको होंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो वहाँ पे जो है आपके शत्रु देश के जो नागरिक होते हैं, शत्रु देश के विदेशी नागरिक, उनको शत्रु देश के विदेशी नागरिक कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलूँ? ठीक है, चलो, तो नागरिक समझ में आ गया। नागरिक दो प्रकार के होते हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं, मित्र देश के नागरिक और शत्रु देश के नागरिक। इसके बाद अब ये बात तो हो गई यहाँ पे, अब करते हैं हम भारतीय नागरिक के बारे में बात। भारतीय नागरिक, अब देखो जब देश आजाद हुआ, कब हुआ था देश आजाद? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है जी। लेकिन नागरिकता के बारे में उस टाइम पे तो इतना टाइम ही नहीं था, और ना ही किसी के पास वक्त था कि जो है नागरिकता के बारे में बात की जाए। तो नागरिकता को लेकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा कि भैया जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, कुछ विदेश गए, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी पहचान कैसे करें, कौन भारत का नागरिक है, कौन विदेशी नागरिक है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए 26 जनवरी 1950 को यह निर्णय लिया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। ओके, तो यहां से हम अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो व्यक्ति
जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होता है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होता है उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। फादर का जन्म लॉग टॉक फॉर यू। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात और कही गई कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। मान के चलो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ भारत में घूमने आ रहे हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं, और उनकी पत्नी पर यहाँ बच्चा हो जाता है, तो क्या उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा? अनुच्छेद 5 में कहा गया, प्रतिपाल नो, कृष्ण बाल्यान नहीं। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि उसके माता पिता में से, जिस बच्चे का या जिसका जन्म भारत में हुआ है उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। जन्म भारत में हुआ हो, तथा माता पिता में से एक भारतीय हो। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए, तभी उसको जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कहता है आपका कौन? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। कब बात हो रही है? ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, ये कहा जा रहा है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, अनुच्छेद 5 क्लियर। अनुच्छेद 6 में चलते हैं। अनिकांत, एक्सीडेंटल कैसे हो गया भैया? यहां पे अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, एक्सीडेंटल तो हो गया, ठीक है। तो जैसे ट्रंप आए और उनके यहाँ पे एक बच्चे को जन्म दिया उनकी पत्नी ने, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर यदि उन दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, वो बाद में आएगा, लॉक स्टॉक फॉर यू। अगर कोई इंडिया वाले से शादी कर लेता है उसके बारे में बाद में आएगा, बताऊंगा अभी। ओके, अभी अनुच्छेद 5 की बात कर रहे हैं हम। ये 5 क्लियर हो गया सबका? अनिकांत, यस सर, ठीक है। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 6 कहता है यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। ओके, सारिका चौधरी सर, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन कब आया हो? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। यदि कोई बंटवारे के वक्त जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए गए, तो उस टाइम पे लोग अदली बदली कर रहे थे, इधर के उधर, उधर के इधर आ जा रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त कहा गया कि अनुच्छेद 6 में कहा गया, ये कब कहा गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कब आया हो वो? अभी तक किसी का आंसर नहीं। 1950 तक अनिकांत जी नहीं। 19 जुलाई 1948 से पहले परवीन कुमार राइट आंसर है। वरदान 26 जनवरी 1950 से पहले जी नहीं। वो तो उस दिन बात कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, मंत्रिमंडल में या संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के बीच ये बात चल रही है। उन्होंने कहा कि जो भारत के नागरिक हैं वो किसे किसे माना जाए। तो उसमें कहा गया कि पहला अनुच्छेद 5 आया, उन्होंने अनुच्छेद 5 बनाया है। अनुच्छेद 5 में कहा कि जिसका जन्म
भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 6 की बात की। अनुच्छेद 6 में कहा उन्होंने कि पाकिस्तान से जो भारत आए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लोग आए थे, भारत के पाकिस्तान गए थे, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसको यहां पर 19 जुलाई 1948 से पहले आना होगा। यानी कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में एंटर करके भारत का नागरिक माना जाएगा, जो उसके बाद आए उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो आपका विदेशी नागरिक होगा। यानी कि जो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आया और वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, यानी कि 19 जुलाई 1948 तक भी आ गया, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। श्लोक ठाकुर 19 जुलाई 1948 से पहले, कृष्ण बालियान 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, मोहम्मद सिराज 19 जुलाई 1948 से पहले। अनुच्छेद 7 पे चलें। चलिए, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, देखिए, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, उसके बाद उसका वहाँ पे मन नहीं लगा, फिर वापस आने का मन कर गया। मान के चलो कि कोई व्यक्ति, भाई नया देश बना था पाकिस्तान, ठीक है, और भारत में रह रहे थे कुछ लोग, ठीक है, तो उनको लगा कि यार नया देश बना है, वहाँ पे चलते हैं, शायद ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नए देश का गठन हुआ है। तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वहाँ पे 10 दिन रहे, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना या साल, 2 साल रहे, उनको वहाँ पे दिक्कत हुई, उनको लगा फिर वापस चलो भाई यहाँ से, तो कि पाकिस्तान से अच्छे तो जो है आप भारत में ही थे, ठीक है। उन लोगों को वहाँ पे पाकिस्तान गए और वहाँ पे जाके लगा कि यहाँ से अच्छे तो हम पाकिस्तान भारत में ही थे, ठीक है, तो वे फिर से वापस आ गए। यानी कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर से वापस आए, पाकिस्तान गए तथा फिर भारत वापस आ गए, भारत वापस आए, तो उनको भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन किस डेट तक? ये जो आना जाना किया है उन्होंने 19 जुलाई, इधर लिख देता हूँ, चमकेगा नहीं था, लिखने वही डेट है, चलो ऊपर लिखिए, 19 जुलाई 1948 तक। देखो, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत वापस आ गया, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन माना तभी जाएगा जब वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका हो। यानी कि ये जो आना जाना किया है उसने, गया और आया, ये जो आना जाना किया उसने, यानी कि भारत से जो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गया, तो 19 जुलाई 1948 से पहले ही कर लिया हो, नहीं तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ओके, 1 मार्च 1947 के बाद गए हों। देखो, ये है इसमें कि जो आप दिया है आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी में ये भी कि आपका जो व्यक्ति भारत से गए कब, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 को भारत से गए और फिर वापस आ गए, कब तक? 19 जुलाई 1948 से पहले तक, तो उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ओके, श्लोक ठाकुर क्लियर हो गया? मोहम्मद सिराज। लक्ष्मीकांत वाजपेयी में अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि जो व्यक्ति भारत से गए कब, 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले गए या 1 मार्च 1947 को गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर पाकिस्तान से वापस आ गए हों, उसमें फिर आगे डेट नहीं खोली गई है, वो डेट है आपकी 19 जुलाई 1948, यानी कि 1948 से पहले ही आना जाना कर लिया हो उसने, उसके बाद आएगा तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर उस डेट तक आ गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, चलो ठीक है, इसको साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 7 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8। अनुच्छेद 8 में क्या है बताएं जल्दी से। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 के बारे में जल्दी बताएं। चलो मैं बता देता हूँ। देखो अनुच्छेद 8 में है, जो व्यक्ति भारत में ना रहता हो, जो व्यक्ति भारत में ना रहता हो लेकिन हो भारतीय ही। जो व्यक्ति किसी विदेश, यानी कि ये मान के चलो कि सऊदी अरब रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई आपका जो है ब्रिटेन चला गया, वहाँ पे रह रहा है और वहीं की नागरिकता ले रखी है, यानी कि जो व्यक्ति भारत में ना रहता हो लेकिन हो भारतीय ही, यानी कि भारतीय मूल का ही, ठीक है, तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन शर्त एक है कि उसको उस देश की नागरिकता छोड़कर आनी होगी। एक व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता हो, राजीव कुमार जी, भारत के बाहर रहने वाला भारतीय, जी हाँ, उसको छोड़कर आ सकता है। यानी कि जो एक व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति भारत में नहीं रहता, भारत के बाहर रह रहा है किसी दूसरे देश में, ठीक है, तो वो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे उस देश की नागरिकता छोड़कर आनी होगी। ये आपका अनुच्छेद 8 कहता है। ओके, क्लियर हो गया। जो व्यक्ति भारत से बाहर रहता हो या भारत में नहीं रहता हो लेकिन हो भारतीय ही, तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसे उस देश की नागरिकता छोड़कर आनी होगी, उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लियर हो गया यहां तक। जो व्यक्ति भारत में ना रहता हो, ठीक है, लेकिन हो भारतीय ही, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते उसे उस देश की नागरिकता छोड़कर आनी होगी। जिस देश में वो रह रहा है, यदि उसने वहां नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसे उस देश की नागरिकता छोड़कर आनी होगी, तभी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनिकांत, यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 9 में है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आपका अनुच्छेद 9 कहता है, यदि कोई विदेशी नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ओके, लेकिन इस मामले में अंतिम जो फैसला होता है वो संसद का होता है। लेकिन इसमें जो अंतिम फैसला होगा, अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय संसद का होता है। अगर संसद चाहे तो उसको छूट भी दे सकती है। जैसे कि हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता भी है। इस चीज़ को लेकर चुनाव के वक्त विवाद भी हुआ था। अक्षय कुमार के पास भारत की नागरिकता भी है और कनाडा की भी नागरिकता है, ठीक है। तो उनको संसद ने छूट दे रखी है। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, इसलिए जो है उससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा है। तो उनकी अगर नागरिकता समाप्त कर दी गई तो वे देना बंद कर देंगे। जी, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 9 कहता है, यदि कोई नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इसमें जो अंतिम फैसला होगा वो संसद का होगा। कुछ लोगों को छूट दे दी जाती है जो देश हित के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अक्षय कुमार, वर्तमान में उनके पास कनाडा की भी नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
ठीक है, आगे चलें। यहां तक क्लियर हो गया सबका? अनिकांत, यस सर। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 5 से 8 तक या 9 तक, अनुच्छेद 8 से अनुच्छेद 5 से 8 या 9 तक के जो प्रावधान हैं उन्हीं के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है, 10 कहता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 या 9 तक, 9 में तो समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 तक कह सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 8 तक के जो प्रावधान हैं उन्हीं के अनुसार भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, अनुच्छेद 10 तक आपकी। देखो ये सब चीजें जो थी आपकी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक के जो अनुच्छेद हैं, इन सब का महत्व सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक था। ओके, 26 जनवरी 1950 तक था। इसके बाद क्या हुआ कि आज की स्थिति कुछ और है। आज की स्थिति क्या है उसके बारे में हम अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 11 में सारे प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 के द्वारा ही नागरिकता के जो हाल फिलहाल में भारत में जो प्रावधान हैं वे सब किए गए हैं। तो अनुच्छेद 11 में क्या है, ये आपका अनुच्छेद 10 तक हो गया, ठीक है जी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया कि जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। नागरिकों जी, राजीव कुमार। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 को बात हो रही है। इसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो लेकिन वो वहाँ से 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गया हो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उसने ये अपना आना जाना कर लिया हो। इसके बाद अनुच्छेद 8 में है कि जो व्यक्ति भारत में ना रहता हो लेकिन हो भारतीय ही, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाके रहने लगा लेकिन हो भारतीय मूल का ही, उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन बशर्ते अगर उसने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उस देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसे उस देश की नागरिकता को छोड़कर आना होगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो संसद के द्वारा लिया जाएगा। जो अंतिम फैसला है वो संसद के द्वारा लिया जाएगा। उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर भारत सरकार को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो उसे छूट दे सकती है, जैसे कि वर्तमान में अक्षय कुमार को ले सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 10 आता है आपका। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि जो 5 से और 8 तक के जो प्रावधान हैं उन्हीं के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये आपके प्रावधान थे अनुच्छेद 5 से लेकर 10। अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबका? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में कहा गया है यदि संसद चाहे, यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। बस इतना सा वर्ड कहा गया है अनुच्छेद 11 में, यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। कौन? संसद। इसमें कहा गया है यदि संसद चाहे
तो नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। अब किसी व्यक्ति को कोई पावर दी गई है और वो उसका यूज ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब संसद को पावर दी गई है कि वो नागरिकता को लेकर कानून बना सके, तो उसने कानून बनाया, उसके लिए एक अधिनियम आया। कौन सा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। संसद एक अधिनियम लेके आई, इसको लेकर भारत, जिसे हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। राजीव कुमार 1955, जी हाँ। धीरेन्द्र जैन, पता नहीं। अच्छा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया संसद के द्वारा, और इसी के तहत जो आज का प्रावधान है भारत में, जो नागरिकता लेने का या समाप्त करने का, वो सब इसी के अंतर्गत दिया गया है। उस सब का जो वर्णन है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम को लेकर कई बार संशोधन भी हो चुके हैं, जैसे कि 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 1986, 1992 में हुआ। इसके बाद आपका 2003, 2005, 2015 और 2019। 2003, 2005, 2015 और अभी हाल फिलहाल में हुआ था आपका 2019। ठीक है, नागरिकता को लेकर ये संशोधन हो चुके हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है कि भारत शासन अधिनियम की जो नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है भारत में आज हाल फिलहाल में, क्या उसका वर्णन भारतीय संविधान में है? नागरिकता का जो प्रावधान है भारत में वर्तमान में जो कंडीशन है, जो स्थिति है, क्या वो भारतीय संविधान में है? वो भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में सिर्फ ये कहा गया है अनुच्छेद 11 के द्वारा कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए अलग से एक संशोधन किया गया, एक एक्ट आया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और इसी अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता को लेकर सारे प्रावधान किए गए हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सबका? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। आगे कराऊं? वॉल्यूम में दिक्कत हो रही है? प्रीतिपाल जी, ठीक। अब तो वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। वरदान, ठीक है, ओके। देखिए, आज किस किस आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है? आज की जो कंडीशन है वर्तमान में, भारतीय नागरिकता किस किस आधार पर मिल सकती है? ये सब जो है आपका अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है कि आज जो है नागरिकता जो है किस आधार पर मिल सकती है। किस किस आधार पर मिल सकती है? किस किस आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है? देखिए, नागरिकता के मिलने के 5 प्रावधान हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, नो प्रॉब्लम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल, ठीक है। भारत में
नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान हैं। कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और उसके बाद नंबर 5 आएगा आपका। ये 5 प्रावधान हैं जिनके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, जी यानिकांत ठीक है, जन्म के आधार पर। नंबर 2, बताएं। नंबर 2 पे आता है आपका वंश के आधार पर। नंबर 3, किसी क्षेत्र के अधिग्रहण। यदि भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उसके नागरिक भारतीय नागरिक होंगे। किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर, किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर। नंबर 4, वंश के आधार पर हो गया, टेरिटोरी हो गया। देखिए एक आता है नंबर 4 पे आपका पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। और नंबर 5 लास्ट, को बोलते हैं समीकरण या प्राकृतिक रूप से। समीकरण या प्राकृतिक रूप से। ओके, अब इसके बारे में विस्तार से बताता हूं मैं आपको। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है कि आज की जो कंडीशन है उसमें अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार के आधारों पर दी जा सकती है, यानी कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। कैसे? नंबर 1, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि वो भारत का नागरिक होगा, यानी कि उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 2, वंश के आधार पर। यहां तक क्लियर हो गया? नंबर 1, नंबर 1 क्लियर हो गया। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये जन्म के आधार पर जो एक नंबर 1 है आपका क्लियर करता है। ओके, नंबर 2, नंबर 2 में यह है, मान के चलो कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने के लिए जा रहा है और वहां पे जो है उसकी पत्नी को बच्चा हो जाता है, तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा? क्योंकि उसका जन्म तो भारत में नहीं हुआ। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश घूमने के लिए जा रहा है, मान के चलो इंग्लैंड चले गए या किसी और देश में चले गए पति पत्नी, और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वहां पर उनको बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसे भारत का नागरिक माना जाएगा? यही कहता है नंबर 2, वंश के आधार पर। देखो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है और उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है, यानी कि वो भारतीय वंश का है, भारतीय है, भारत की नागरिकता प्राप्त है उसे, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ओके, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तथा उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? दूसरा हो गया, जल्दी से बताएं, यहां तक ठीक है? हाँ, माना जाएगा। ऋषभ चौरसिया, जी हाँ,
यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं दंपति पति पत्नी और उनको वहाँ पे बच्चा हो जाता है तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, वो वंश के आधार पर आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3, यदि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत में किया जाता है तो तो वहाँ के जो लोग होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। मान के चलो कि आज के टाइम में पाकिस्तान को ले लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई शहर या कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो भारत का अगर कोई क्षेत्र, पाकिस्तान का कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है तो उनको स्वतः ही वहाँ के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मान के चलो कि कराची है और इसको भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। कराची अगर भारत में मिला लिया जाता है तो जो कराची के लोग होंगे उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उस क्षेत्र का हमने अधिग्रहण कर लिया है, भारत में मिला लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोवा को मिलाया गया था, सिक्किम को मिलाया गया था। ओके, क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल बांग्लादेश का, ठीक है। यानी कि अगर किसी देश के कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है तो उसे बोलते हैं किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद पंजीकरण के द्वारा, देखो भारत में जो है नागरिकता पंजीकरण के द्वारा भी दी जाती है, लेकिन उसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? पंजीकरण के लिए आपकी नंबर 1 शर्त है कि जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, भारत की नागरिकता लेनी है, उसे 5 वर्ष तक, 5 साल तक भारत में रहना होगा। यानी कि 5 वर्ष तक भारत में निवास करेगा। जो व्यक्ति भारत में पिछले 5 साल से निवास कर रहा हो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन इस 5 वर्षों में भी वो कम से कम 1 वर्ष में 6 माह भारत में रहा हो। 5 वर्ष में कम से कम 6 माह या 182 दिन भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है वीजे पे भारत आया और यहाँ पे 2 दिन 10 दिन 20 दिन रहा और उसके बाद फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, ठीक है। तो उसको जो है भारत में माना जाएगा। 5 वर्ष से रह रहा है, 5 वर्ष निवास कर रहा है भारत में, ठीक है, कोई कार्य करने के लिए आया, लेकिन उसे 1 साल में ये कंडीशन रख दी गई कि 1 साल में कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो है वो भारत में तो 10 दिन रहा और उसके बाद आना जाना व्यापार करता रहा, आता जाता रहा, घूमता फिरता रहा कि वो कहने लगे कि सर मैं तो 5 साल से जो है भारत में निवास कर रहा हूँ। उसे जो है कम से कम 6 माह तक 1 साल में यानी कि 365 दिन में से 182 दिन भी डिटेल कर दिए गए कि 182 दिन तक वो भारत में निवास कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, तभी उसे जो है 1 साल काउंट होगा। 1 साल में 182 दिन अगर वो रहता है तो उसका 1 साल काउंट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद जी हाँ, 5 साल तक भारत में रह रहा हो और उन 5 सालों में से 1 साल में यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष तक कम से कम 6 माह तक प्रत्येक वर्ष भारत में रह रहा हो। 6 माह का मतलब है 182 दिन, 182 दिन तक भारत में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, तभी उसका 1 साल काउंट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से शादी कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से शादी कर लेता है तो उसको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि विदेशी से शादी करने पर यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी विदेशी नागरिक से शादी कर ली है तो उसको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये कब जोड़ा गया है? ये जो है आपका 2015 में संशोधन किया गया था मोदी जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा 2015 का जो संशोधन था
2015 इसके द्वारा कर दिया गया कि जो भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से शादी करेगा उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही नंबर 4 में ही, नंबर 4 में ही नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रमंडल देशों के, जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, दे सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश का नागरिक, राष्ट्रमंडल देश के जो नागरिक होते हैं, राष्ट्रमंडल देश के जो नागरिक हैं उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, यानी कि जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया है, राज किया है, तो उनको राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। सर क्या मॉनेटरी है सबके लिए? देखो इसमें जो है यदि कोई विदेशी किसी से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अमेंडमेंट किया गया था, आपका संशोधन हुआ था 2015 में, इसके द्वारा है। ओके, वरदान राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक वे होते हैं आपके जहां पर कभी ब्रिटेन ने शासन किया है, यानी कि जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे उनको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें ही, राष्ट्रमंडल देशों के बाद भारतीय मूल का नागरिक, कोई यदि भारतीय मूल का नागरिक है तो उसको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय मूल का नागरिक, कोई भारतीय मूल का नागरिक है तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है। यहां तक क्लियर हो गया? पंजीकरण के आधार पर, यानी कि वो व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, 5 वर्ष में जो उसके 5 साल जो काउंट होंगे वो 1 साल में कम से कम 6 माह यानी कि 182 दिन तक भारत में निवास कर रहा हो तभी उसके 5 साल काउंट होंगे। दूसरे पॉइंट पे आता है विदेशी नागरिक से शादी कर ली हो किसी भारतीय नागरिक ने तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के द्वारा। या कोई राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हो, राष्ट्रमंडल देश से मतलब है जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं जैसे कि भारत रहा है, ओके, उनको जो है राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसके बाद मूल भारतीय मूल के नागरिक, यानी कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनके माता पिता या कोई परिवार में भी वंशज जो है भारतीय रहा हो कभी, तो उसको पॉइंट 3 ऋषभ चौरसिया, पॉइंट 1, 2, 3 विदेशी से शादी कर ली हो या राष्ट्रमंडल देश के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ये तो इसी के साथ काउंट हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आ गया विदेशी से शादी कर ली हो, कौन सा पूछना चाह रहे हैं ऋषभ चौरसिया? कराची वाला। अच्छा, देखो किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर मान के चलो कि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया है, भारत में कोई क्षेत्र मिला लिया जाता है किसी भी देश का, चाहे वो कराची है या चीन का है, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, किसी का भी किसी भी देश का कोई क्षेत्र है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया था आपको। ओके, यदि किसी देश का कोई भी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है, उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां के जो निवासी हैं जो वहां पे निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ओके, ऋषभ चौरसिया क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नंबर 5 पे। ये नंबर 4 का पॉइंट था, नंबर 4 का क्लियर हो गया। नंबर 4 पंजीकरण के आधार पर। इसके बाद समीकरण या प्राकृतिक रूप से। ठीक है, समीकरण या प्राकृतिक रूप में कुछ आधारों पर भारतीय नागरिकता तुरंत दी जा सकती है। ओके, कैसे? यदि व्यक्ति भारतीय संविधान में, इसकी बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक रूप से, यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची के तहत भाषाएं दी गई हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो। प्राकृतिक रूप से क्या आता है इसमें आएगा आपका, यदि वह व्यक्ति अनुसूची 8 में
अनुसूची 8 में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो या किसी एक भाषा का ज्ञाता हो तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। नंबर 1 प्राकृतिक रूप से। नंबर 2 यदि वह व्यक्ति जो नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, यदि वह व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र का ज्ञाता हो। नंबर 2 में आता है यदि वह व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवी के क्षेत्र का हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 3 में आता है यदि उस व्यक्ति ने वैश्विक शांति के लिए कोई कार्य किया हो। यदि उस व्यक्ति ने वैश्विक शांति यानी कि विश्व की शांति के लिए विश्व में समाज सेवा का कार्य किया है या विश्व की शांति के लिए कार्य किया है, वैश्विक शांति के लिए कार्य किया है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कि दलाई लामा थे, नेल्सन मंडेला थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। समीकरण या प्राकृतिक रूप से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का ज्ञाता है तो उसको प्राकृतिक या समीकरण रूप से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, यानी कि तुरंत नागरिकता दी जा सकती है अगर उसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का ज्ञान है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि दे ही देंगे, जरूरी नहीं कि अगर वो हिंदी जानता है या बंगाला या साहित्य जानता है तो उसको दे दी जाएगी। उसके लिए विचार करता है, ये कहा गया है कि उसको दी जा सकती है, भारतीय नागरिकता दी जा सकती है पंजीकरण के समीकरण या प्राकृतिक रूप से। नंबर दो में क्या आता है? नंबर 2 में था आपका यदि किसी व्यक्ति ने कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया है, उस चीज का ज्ञाता है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। नंबर 3 यदि किसी व्यक्ति ने वैश्विक शांति के, पूरे विश्व की शांति के लिए कोई कार्य किया है, कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेल्सन मंडेला है, ठीक है, दलाई लामा जी हैं। ओके, ठीक है। तो ये 5 आधार थे आपके जिनके आधार पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि नागरिकता किन किन आधारों पर समाप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता किस किस आधार पर समाप्त की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है तो देखिए, एक तो है नंबर 1 पे स्वैच्छिक रूप से, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 आता है आपका स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से। नंबर 2 पे आता है निरस्तीकरण या बर्खास्तगी, यानी कि उसको बर्खास्त किया जा सकता है उसके नागरिकता से। कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से यदि किसी विदेशी नागरिक ने भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए कोई फ्रॉड किया है या फर्जी तरीके से ग्रहण की है, भारत की नागरिकता किसी फर्जी तरीके से ग्रहण की है तो उसकी नागरिकता को निरस्त किया जा सकता है, यानी कि निरस्तीकरण किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। ओके, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है जी वंचित करने के आधार पर, वंचित करने के आधार पर, यानी कि नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कैसे? कुछ आधार हैं उसके लिए, जैसे कि उसने देशद्रोह किया हो, किसी व्यक्ति ने देशद्रोह किया हो, या फिर भारतीय संविधान के प्रति अनादर प्रकट किया हो, यानी कि भारतीय संविधान को मानने से मना कर दिया हो, या भारतीय संविधान का सम्मान ना किया हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नंबर 1 इसके अंतर्गत आ जाएगा देशद्रोह। नंबर 2 में आ जाएगा आपका संविधान का अनादर।
ठीक है। नंबर तीन में आता है उसका, यदि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से ग्रहण करी हो, किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता फर्जी तरीके से ग्रहण कर ली हो तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ओके, देशद्रोह किया हो या संविधान के प्रति अनादर किया हो या फिर उसने जो है फर्जी तरीके से भारतीय संविधान भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो। और नंबर 4 पे आता है, यदि वह लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो, यदि कोई व्यक्ति लगातार बिना सरकार को सूचित किए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपका शिक्षा व सरकारी नौकरी को छोड़कर, यदि कोई व्यक्ति सरकार की ओर से नौकरी करने के लिए गया है या शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है तो उसको छूट है, नहीं तो अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर 7 वर्षों से भारत से गायब रहता है या भारत से बाहर रहता है बिना भारत सरकार को सूचित किए, बिना किसी वीजे के या किसी भी जो है लीगल तरीके से जिस तरह से होता है, तो 7 वर्षों तक अगर भारत से बाहर रहता है और भारत सरकार को उसकी सूचना ना हो तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। हाँ, बस अभी कराना है, ये लंबा चैप्टर हो थोड़ा, तो उसको जो है भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 5, वंचित करने में ही नंबर 5 में आता है आपका, यदि प्रारंभिक नागरिकता या पंजीकरण के दौरान जब व्यक्ति ने शुरू में नागरिकता ग्रहण की हो और कहा गया है कि 5 साल तक भारत में निवास करना चाहिए पंजीकरण में, लेकिन उन 5 वर्षों में से वह 2 वर्ष कैद रहा हो, यानी कि कैदी के रूप में काटे हो। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, भारत में आया, उसने 3 साल अपने ठीक निकाल लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कोई उसने अपराध कर दिया तो उसको सजा मिलेगी कहाँ पे, भारत में ही, और 2 साल की उसको कैद हो गई, 2 साल तक वो जेल में रहा, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर मैं तो भारत में ही रह रहा था, 3 साल पहले उसने कोई जॉब की, नौकरी की, भारत में रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 2 साल वो आपका जेल में रहा, तो कितने हो गए, यानी कि 3 साल तो उसने नौकरी की और 2 साल जेल में रहा, 2 साल वह व्यक्ति जेल में रहा, ठीक है, तो उसके 5 साल हो गए। लेकिन ये आपके 2 साल काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये उसने अपराधी के रूप में काटे हैं, ठीक है। यदि उस व्यक्ति ने 5 साल भारत में गुजारे हों और उसमें से 2 साल जेल में रहा हो और उसने नागरिकता ग्रहण कर ली हो 5 साल अपने दिखाकर, तो उसको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी भारतीय नागरिकता का चैप्टर, यहाँ पे समाप्त हुआ। हाँ जी, आज के लिए बहुत हो चुका है, चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। कल आपके मौलिक अधिकार कराऊंगा, फंडामेंटल राइट होंगे कल आपके, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, शायद 2 पार्टों में समाप्त होंगे, एक में समाप्त नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उसके लिए 2 क्लास होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, सभी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, तथा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, नमस्कार।